नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिकों में राजस्थान का परिचय हमने पढ़ लिया। राजस्थान के परिचय के अलावा हमने शुरुआत की राजस्थान की अक्षांश देशांतर की। इसके अलावा हमने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के उपनाम और इनके अलावा राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं इनके उपनामों को हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान के संभागों को भी अपन पढ़ चुके हैं और आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा नया जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के रहेगा। तो वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यानी आज का हमारा जो नया टॉपिक है इस टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी और इनकी क्या क्या विशेषता के साथ साथ आपको कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के सबसे पहले भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए, सबसे पहले आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे इनको 4 भागों में बांटा गया है। और यदि 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में सबसे पहला भाग तो है आपके सामने देखिए मरुस्थलीय भाग। यानी सबसे पहले भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग आपके सामने कौन सा रहेगा, मरुस्थलीय भाग। और मरुस्थलीय भाग के बाद में दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग आपके सामने रहेगा अरावली का भाग। और उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग आपके सामने कौन सा रहेगा, मैदानी भाग। और चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग आपके सामने कौन सा होगा, पठारी भाग। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए आपके सामने 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है मरुस्थलीय भाग। यानी राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बाद में आपके सामने देखिए ये अरावली का भाग है। और उसके बाद में आपके सामने ये मैदानी भाग है। और उसके बाद में आपके सामने ये पठारी भाग है। लेकिन यहाँ से सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र पर इनको देखिए अपन क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है। और इसी मानचित्र की बात करें तो मानचित्र पर आपके सामने देखिए कौन सा भाग तो आपके सामने मरुस्थल का है और कौन सा भाग आपके सामने देखिए अरावली का है, कौन सा मैदानी भाग है और कौन सा आपके सामने देखिए पठारी भाग है। तो यहाँ पर आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र, इस राजस्थान के मानचित्र में देखिए सबसे पहले अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का भाग आपके सामने देखिए यहाँ से रहेगा। यानी इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग तो कौन सा रहेगा, मरुस्थल का भाग। इसके बाद में देखिए इनसे नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जो भाग रहेगा ये भाग आपके सामने किसका रहेगा, तो याद रखेंगे ये अरावली का भाग रहेगा। और अरावली की बात भी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर इस भाग की बात करें तो ये भाग आपके सामने कौन सा रहेगा, तो याद रखेंगे मैदानी भाग। और इसके बाद में यहाँ से देखा जाए तो ये भाग आपके सामने कौन सा रहेगा, पठारी भाग। यानी आप देखिए मैंने आपसे ये बात पहले भी बता दी है, पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि पहले आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आप देखिए राजस्थान के मानचित्र को क्लियर करेंगे। जैसे राजस्थान का मानचित्र क्लियर होता है तो क्लियर होने के बाद में देखिए आप इनको देखिए इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि इतना भाग है ये मरुस्थल का भाग है, इसके नीचे यहाँ पर ये अरावली का भाग है, यहाँ पर ये तीसरा भाग आपके सामने मैदानी भाग है और चौथा भाग आपके सामने ये पठारी भाग है। लेकिन देखिए सबसे पहले अगर राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का देखिए अगर वर्गीकरण देखा जाए, देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का यदि आपसे वर्गीकरण पूछा जाए तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना देखिए एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम है बीसी मिश्रा। यानी से बीसी मिश्रा की बात करें तो इनके द्वारा देखिए सन 1967 की बात करें तो 1967 ईस्वी में देखिए इसे
बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पहला वर्गीकरण किया था और इन्होंने अपने वर्गीकरण में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था? तो याद रखेंगे 7 भागों में बांटा था। देखिए यहाँ से क्लियर करते हैं, यहाँ से बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का यदि वर्गीकरण पढ़ते तो इस वर्गीकरण के लिए देखिए आप राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखेंगे। यहाँ से राजस्थान के मानचित्र को जैसे आप यहाँ से याद करेंगे तो यहाँ पर ही आप देखिए इन सारे के सारे क्षेत्रों को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये तो हो चुका है आपके सामने राजस्थान का मानचित्र, और इस मानचित्र में यदि बीसी मिश्रा के अनुसार देखा जाए तो बीसी मिश्रा के अनुसार यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था इन्होंने वो 1967 में दिया था, और इसके अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो याद रखेंगे इन्होंने इनको 7 भागों में बांटा था। 7 भागों की बात करें तो सबसे पहला भाग तो देखिए इन्होंने यहाँ पर रखा था नहरी प्रदेश। देखिए सबसे पहला भाग इन्होंने कौन सा रखा था? तो याद रखेंगे नहरी प्रदेश। ये वाला क्षेत्र है ये इन्होंने नहरी प्रदेश के रूप में रखा था। उसके बाद में दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग देखिए यहाँ से इन्होंने रखा था, और वो भाग कौन सा रखा था? तो याद रखेंगे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। देखिए दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये आपके सामने दूसरा क्षेत्र रखा था। उसके बाद में तीसरे क्षेत्र को भी देखिए यहीं से रखा था, और तीसरे क्षेत्र का इन्होंने नाम दिया था पूर्वी कृषि प्रदेश। यहाँ से इन्होंने तीसरा क्षेत्र दिया था पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है। और पूर्वी कृषि प्रदेश के बाद में इन्होंने जो चौथा वर्गीकरण दिया था वो चौथा वर्गीकरण दिया था यहाँ से आपके सामने देखिए कौन सा? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ये दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र का भाग रखा था। उसके बाद में यहाँ से आपके सामने जो चौथा वर्गीकरण के बाद में जो 5वां वर्गीकरण दिया था वो आपके सामने कौन सा रखा था? तो याद रखेंगे चंबल बीहड़, ये चंबल बीहड़ के रूप में इन्होंने ये प्रदेश रखा था। इसके अलावा देखिए यहाँ से इन्होंने अरावली प्रदेश को रखा था, यहाँ से ये आपके सामने अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश देखिए यहाँ से ये पहला नहरी प्रदेश हो गया, दूसरा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो गया, तीसरा पूर्वी कृषि प्रदेश हो गया, चौथा आपके सामने दक्षिण पूर्वी पठार हो गया, और 5वां क्षेत्र आपके सामने चंबल बीहड़ क्षेत्र का रखा था। और छठे क्षेत्र की बात करें तो ये अरावली का क्षेत्र रखा था। और 7वें क्षेत्र की बात करें तो 7वां क्षेत्र आपके सामने पश्चिमी मरुस्थल के रूप में रखा था, ये आपके सामने पश्चिम मरुस्थल के रूप में रखा था। लेकिन देखिए यहाँ पर इस चंबल बीहड़ क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में रखा था, और यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिमी मरुस्थल के साथ साथ यानी इस वाले क्षेत्र को इन्होंने देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या चंबल बीहड़, अगर दोनों को आप एक साथ रखोगे तो यहाँ पर ये चौथा क्षेत्र हो जाएगा, और चौथे के बाद में ये 5वां क्षेत्र, यहाँ से ये छठा क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। और 7वां जो क्षेत्र रखा था उसका नाम रखा था अर्ध शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रकार से इन्होंने 7 प्रदेश बताए थे। यानी आपसे ये कहा जाए कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इनका पहला जो वर्गीकरण दिया था बीसी मिश्रा ने, ये वर्गीकरण इन्होंने 1967 में दिया था, और इन्होंने ये कहा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया। 7 भागों में आप क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहला भाग होगा आपके सामने नहरी प्रदेश, दूसरा प्रदेश देखा जाए तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, तीसरा क्षेत्र देखा जाए तो पूर्वी कृषि प्रदेश, और उसके बाद में चौथा प्रदेश देखा जाए तो चंबल बीहड़ का क्षेत्र रखा था। और उसके बाद में देखिए 5वें क्षेत्र को रखा था अरावली प्रदेश के रूप में, और उसके बाद में छठा क्षेत्र रखा था यहाँ पर आपके सामने ये छठे क्षेत्र के रूप में रखा था पश्चिमी मरुस्थल, और उसके बाद में 7वां जो क्षेत्र रखा था वो इन्होंने कौन सा रखा था? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ से ये तो है बीसी मिश्रा के अनुसार।
लेकिन बीसी मिश्रा के बाद में यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एक विद्वान का नाम और आता है जिसका नाम है रामलोचन सिंह। देखिए रामलोचन सिंह की बात करें तो इसके अनुसार यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था वो किस प्रकार से किया था। तो देखिए यहाँ पर अगर रामलोचन सिंह की बात करें, रामलोचन सिंह यानी रामलोचन सिंह ने देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण इनके द्वारा कब किया गया था तो याद रखेंगे 1971 में। ध्यान रखिए दोस्तों कि 1971 में यानी जो रामलोचन सिंह है, इस रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो किया था। और इनके अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को इन्होंने केवल कितने भागों में बांटा था तो याद रखिए दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा था। यानी पहला भाग देखा जाए तो पहला भाग है प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का भाग। उसके बाद में देखिए दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है आपके सामने द्वितीय श्रेणी, और उसके बाद में तीसरा भाग रखा था इन्होंने मध्यम श्रेणी, यानी यहां से ये मध्यम श्रेणी का भाग। यानी जब रामलोचन सिंह की बात करें तो रामलोचन सिंह है, इनके द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 1971 में किया था। और 1971 में इन्होंने इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में कहा था कि ये प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और ये आपके सामने मध्यम श्रेणी। तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में तो इन्होंने देखिए केवल कितने भाग बताए थे तो याद रखेंगे 2 भाग बताए थे। और उसके बाद में द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में इन्होंने कितने भाग बताए थे तो याद रखेंगे 13 भाग बताए थे। और यदि मध्यम श्रेणी की बात करें तो मध्यम श्रेणी में इन्होंने कितने भाग बता दिए तो याद रखेंगे इन्होंने 4 भाग बताए। अब देखिए प्रथम श्रेणी के अनुसार देखा जाए तो प्रथम श्रेणी के अनुसार यानी रामलोचन सिंह ने इनका जो वर्गीकरण किया था भौतिक प्रदेशों का, उसमें इन्होंने पहला जो भाग दिया था वो तो आपके सामने अरावली का भाग दिया था, सिरप और सिरप अरावली का भाग। और दूसरा भाग इन्होंने दिया था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। यानी कि प्रथम श्रेणी में देखा जाए तो प्रथम श्रेणी में इसे रामलोचन सिंह ने कहा था कि प्रथम श्रेणी के केवल 2 भागों में, और इन दोनों भागों की बात करें तो एक भाग तो होगा आपके सामने दोस्तों अरावली का और दूसरा भाग होगा आपके सामने किसका, पठारी भाग का। यानी केवल ये 2 भाग इन्होंने दिए थे। लेकिन अगर द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में इन्होंने 13 भाग बताए थे जिनको अलग अलग भागों में रखा था। और मध्यम श्रेणी की बात करें तो इनमें इन्होंने केवल 4 ही भाग दिए थे। 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में एक तो आपके सामने देखिए पश्चिमी राजस्थान का भाग दिया था, और इसके अलावा दूसरा भाग आपके सामने पूर्वी राजस्थान का दिया था। इसके अलावा देखिए तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग पश्चिमी मरुस्थल का दिया था, और इसके अलावा चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग आपके सामने किसका दिया था तो याद रखेंगे पूर्वी मैदान का। यानी रामलोचन सिंह के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो मध्यम श्रेणी है, इस मध्यम श्रेणी में इन्होंने देखिए 4 भाग बताए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के। इस मध्यम श्रेणी में 4 भाग दिया था कि इधर तो आपका पश्चिमी राजस्थान है, इधर आपके पूर्वी राजस्थान है, और सॉरी यहाँ पर आपका पश्चिमी राजस्थान है, इधर आपका पूर्वी राजस्थान है, और यहाँ पर तीसरा भाग दे दिया कि ये पश्चिमी मरुस्थल है, और चौथा भाग दे दिया कि ये पूर्वी मैदानी भाग है। ये है आपके सामने किसके अनुसार, रामलोचन सिंह के अनुसार। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए कितने भागों में बांट दिया तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में आपका मरुस्थल है जिसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, दूसरा भाग आपके सामने अरावली का भाग है, और तीसरा भाग आपके सामने मैदानी भाग है, और चौथा भाग आपके सामने पठारी भाग है। दोस्तों यहाँ से चारों भागों की अपन देखिए अलग अलग इनकी विशेषता को पढ़ते हैं, अलग अलग यहाँ से इनके क्वेश्चनों को निकालते हैं कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे देखिए पूछा जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ से देखिए बने रहिए आप इस पर। देखिए अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो मैंने कहा कि राजस्थान की ये देखिए 4 भौतिक प्रदेश है। मरुस्थल का भाग है, अरावली का भाग है, मैदानी भाग है, इसके अलावा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। अब देखिए इनकी अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो भाग रहेगा ये भाग आपके सामने देखिए मरुस्थल का रहेगा। यानी सबसे पहले भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग आपके सामने कौन सा है? मरुस्थलीय भाग। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये भाग कौन सा रहेगा? मरुस्थलीय भाग। और इस मरुस्थलीय भाग की बात करें तो मरुस्थलीय भाग में आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनकी देखिए अपन चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से आपको देखिए ध्यान रखना है भारत का मानचित्र। यानी यहाँ से आपके सामने देखिए ये तो स्थिति है भारत के मानचित्र की, और इसी भारत के मानचित्र पर आपको देखिए इनकी स्थिति है वो याद रखनी है। देखिए यहाँ पर है ये आपके सामने देखिए स्थिति भारत की, और इसी भारत में अपन चर्चा करेंगे इस मरुस्थल की, कि मरुस्थल से संबंधित आपसे देखिए एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ये भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में सबसे पहले इस मरुस्थलीय भाग को पढ़ते हैं। तो मरुस्थलीय भाग को अपन विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में भी पढ़ते हैं और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। देखिए मरुस्थलीय भाग की बात करें तो सबसे पहले विश्व के संदर्भ में इनकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर है ये आपके सामने भारत का हिस्सा, और यहाँ से देखा जाए तो ये है आपके सामने देखिए पाकिस्तान का हिस्सा। इधर भारत है और इधर आपके सामने पाकिस्तान है। अगर इस पूरे भाग की बात करें तो पूरे भाग में देखिए आपसे यहाँ से देखिए स्थिति पूछी जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये पूरा का पूरा भाग, यहाँ पर ये मरुस्थल का भाग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये मरुस्थलीय भाग है, और इस मरुस्थलीय भाग की बात करें, इस मरुस्थलीय भाग की बात करें तो यहाँ पर विश्व के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में इसको देखिए किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर है आपके सामने थार का मरुस्थल। देखिए यहाँ पर इस मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल को कहा जाएगा थार का मरुस्थल। अब इस थार के मरुस्थल की बात करें तो ये थार का मरुस्थल है, ये आपके सामने कौन से देशों में फैला हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि ये भारत में फैला हुआ है और ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। यानी ये थार का मरुस्थल, यानी भारत में इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान में इसको थाल के नाम से पुकारा जाता है। थाल के अलावा देखा जाए तो थाल के अलावा इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे इसको चोलिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। देखिए पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से पुकारा जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इसको थाल कहा जाता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में इसको क्या कहा जाएगा? थार का मरुस्थल कहा जाएगा। और इसी थार के मरुस्थल को देखिए यहाँ पर राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो राजस्थान में देखिए आपके सामने इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो याद रखेंगे इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है। इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन अगर अपन देखिए विश्व के संदर्भ में बात करें तो इस थार के मरुस्थल का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो इनका क्षेत्रफल देखिए लगभग आपके सामने 1,75,000 देखिए 12 किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है वो प्राप्त होता है। यानी थार का जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल है आपके सामने 1,75,000 12 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखें कि इसी थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल को देखिए पाकिस्तान में कहा जाता थाल या चोलिस्तान। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में देखिए ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत में आपके सामने देखिए ये तो राजस्थान का हिस्सा है, और राजस्थान के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा राज्य है? गुजरात है।
यहाँ पर गुजरात का भाग है, यहाँ पर राजस्थान का भाग है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने ये हरियाणा राज्य का भाग है, और हरियाणा के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों कौन से राज्य का भाग है, पंजाब राज्य का भाग है। अब देखिए इस थार के मरुस्थल की बात करें तो ये थार का मरुस्थल लगभग आपके सामने ये 100% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ये 100% भाग पर फैला हुआ है, जिसका अगर 15% हिस्सा देखा जाए तो वो 15% हिस्सा तो अकेला देखिए कौन से देश में आता है, तो वहां आप लोगों को बताना है कि ये 15% भाग पर आता है। यानी ये थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल देखिए 100% हिस्सा रखता है, इस 100% का 15% भाग तो कौन से देश में होगा, तब तो आपको क्लियर करना है देखिए पाकिस्तान में। बाकी का जो भाग बचेगा वो भारत में रहेगा। तो यहाँ से देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत रहेगा, तो 100 में से आप 15% घटा देंगे तो कितना प्रतिशत बचेगा, देखिए दोस्तों यहाँ से 85% हिस्सा है ये इस थार के मरुस्थल का कहाँ होगा, तो आप लोगों को बताना है कि भारत में इसका हिस्सा 85% है। अब देखिए यहाँ से जब 85% हिस्सा है ये भारत में है, देखिए 85% हिस्सा यदि भारत में है तो इसी भारत में देखिए आपके सामने ये मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि ये गुजरात में फैला है, ये आपके राजस्थान में फैला हुआ है, ये आपके सामने हरियाणा में फैला हुआ है, ये आपके सामने पंजाब राज्य में फैला हुआ है। तो यहाँ से देखिए इनकी चर्चा करते हैं कि पूरा आपके सामने भारत में ये 85% भाग पर फैला हुआ है। लेकिन जब आपके सामने हरियाणा की बात करें, देखिए दोस्तों जब केवल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ये केवल और केवल 6% भाग पर फैला हुआ है। हरियाणा के बाद में देखिए दोस्तों पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य में ये कितना प्रतिशत फैला हुआ है, तो वहां पर आपको बताना है 8% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में देखिए गुजरात राज्य की बात करें, गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो याद रखेंगे ये 13% भाग पर फैला हुआ है। और गुजरात के बाद में बचेगा आपके सामने कौन सा राज्य, राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 58% भाग पर फैला हुआ है। अब देखिए इन सबको यदि अपन काउंट करते हैं, यदि सबको काउंट करते हैं तो पूरा प्रतिशत कितना रहेगा, 85% इनका हिस्सा रहेगा। देखिए यहाँ पर है 8, ये 3 है, ये 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। और 16 के बाद में देखिए यहाँ पर 16 और 3 कितने हो गए, 17 18 19 हो गया। और 19 के बाद में देखिए 6 यहाँ पर है, तो देखिए कितना हो गया 25, 25 का कितना हो गया 5, बच गए कितनी 2। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 रे कितना हो गया 6 और 6 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर आपके सामने ये कितना प्रतिशत हिस्सा हो गया, याद रखें 85% हिस्सा है वो इनका हो चुका है। अब देखिए यहाँ से आपके सामने इनका विस्तार पूछा जाए, यानी घटते से बढ़ते क्रम में इनका हिस्सा पूछे, तो घटते से बढ़ते क्रम में आप ऐसा का ऐसा इनका हिस्सा रख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान, यानी हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान। हरियाणा में देखिए 6%, पंजाब में देखिए आपके सामने 8%, गुजरात में आपका 13% है और राजस्थान में आपका 58% है। और कुल इन चारों राज्यों का यदि प्रतिशत मिलाते हैं तो भारत में दोस्तों इनका प्रतिशत कितना होगा, 85% इनका हिस्सा रहेगा। और कुल हिस्सा देखिए 100% मैंने आपको बताया, इस 100 में से 15% हिस्सा पाकिस्तान का बताना है और बाकी आपका 85% है वो भाग किसका बताना है, भारत का। और भारत में भी यदि हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान का पूछे तो आपको 6 8 13 58% बताना है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए इसी थार के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान में मैंने कहा कि इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा इस थार के मरुस्थल को और किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसको पश्चिमी बालू या शुष्क बालू का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। देखिए शुष्क बालू का मैदान,
ठीक है। इसके अलावा इसको केवल मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है, इसको शुष्क बालू का मैदान के नाम से पुकारा जाता है, इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है, इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा इसको आपके सामने ग्रेट इंडियन, देखिए यहां से आप ध्यान रखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा देखिए आपके सामने इसको रुक्स के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी यहाँ पर इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से पुकारा जाता है, इसको मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है, इसको शुष्क बालू का मैदान के नाम से पुकारा जाता है, इसको रुक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे इनकी चर्चा करते इसी मरुस्थल की, तो यहां से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखिए इस मरुस्थल की बात करें, थार के मरुस्थल की बात करें या फिर इस शुष्क बालू का मैदान की बात करें, तो यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की देखिए अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई आपके सामने कितनी है, तो आपको बतानी 640 किलोमीटर है। कितनी बतानी है? 640 किलोमीटर। और यदि आपसे चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी किलोमीटर की है, तो आप लोगों को बताना है 300 किलोमीटर। यानी इसकी लंबाई की चर्चा करते हैं तो लंबाई तो होगी आपके सामने 640 किलोमीटर, और यदि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितने किलोमीटर की होगी? 300 किलोमीटर की। और यदि आपसे इनकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई आपके सामने कितनी रहेगी, तो आप लोगों को बताना है 200 से 300 मीटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो देखिए 300 किलोमीटर है, और यदि लंबाई की बात करें तो कितनी किलोमीटर होगी? 640 किलोमीटर मानी गई है। इसके बाद में देखिए यहां से आगे इनकी चर्चा करते हैं कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का यदि ढाल देखा जाए तो वो ढाल आपको किस प्रकार से बताना। देखिए यहाँ पर ये दिशा आपकी उत्तर दिशा है, इस वाली दिशा की बात करें तो ये दोस्तों दक्षिण दिशा है, और यहाँ से देखा जाए तो ये पूर्व दिशा है, और यहाँ से देखा जाए तो ये पश्चिम दिशा है। अब इनका ढाल देखा जाए तो इनका ढाल आपको बताना है कि इनका ढाल है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यानी इस मरुस्थल का यदि ढाल देखा जाए तो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्लियर है। और उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं कि ये जो थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये थाल कहलाता है, चोलिस्तान कहलाता है, भारत में इनके ये उपनाम है। लेकिन जब यहाँ से भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में आपके सामने देखिए देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अरब देश आते हैं। देखिए जब अरब देशों की बात करें, देखिए इस प्रकार से आपके सामने कुछ इस प्रकार से अपन एशिया महाद्वीप को देखते हैं। देखिए यहाँ से जब अपन एशिया महाद्वीप को देखते हैं तो एशिया महाद्वीप की स्थिति आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपके सामने देखिए ये हिस्सा कौन से देश का है? भारत का। और इस भारत के इधर वाले भागों की बात करें तो यहाँ पर कुछ अरब देश आते हैं। यहाँ पर अरब देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं, ऐसे कई अरब देश आते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि अरब देशों की बात करें तो अरब देशों में इस थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इसको कबीर कहा जाता है। कबीर का नाम आपने सुना है, देखिए कबीर का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ से आपसे ध्यान रखना है कि इस थार के मरुस्थल को अरब देशों में किस नाम से पुकारा जाता। तो अरब देशों में इसको किस नाम से पुकारा जाएगा दोस्तों? कबीर के नाम से पुकारा जाएगा। और कबीर को आप जानते हैं, हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं तो वहां पर इस कबीर के दोहे को आप पढ़ते ही है कि कबीरा खड़ा बाजार में, ऐसे आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ से ये तो स्थिति हो गई अरब देशों की। अब आगे चर्चा करते हैं इसी मरुस्थल की। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इस थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर ये थार का जो मरुस्थल है ये किसका अवशेष माना गया है? तो आपको बताना है कि ये टेथिस सागर का अवशेष है।
किसका अवशेष है? तो याद रखना ये तैतीस सागर का अवशेष है, ये माना गया, तैतीस सागर का अवशेष माना गया। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये थार का मरुस्थल है, या जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 33 सागर का अवशेष है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। क्वार्टजाइट प्रकार की अगर चट्टानों की बात करें तो ये चट्टान आपके सामने यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों से कहा जा सकता है कि ये जो आपके सामने थार का मरुस्थल है, ये जो आपके सामने ये थार का मरुस्थल है, ये आपके सामने 33 सागर का अवशेष है और यहाँ पर क्वार्टजाइट प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। और ये इसका हिस्सा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सामने देखिए कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। और इन्हीं 12 जिलों को प्राचीन काल में देखिए मरु के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में जो 12 जिले आते हैं, इन 12 जिले को आपके सामने किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखेंगे मरु के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में देखिए यहाँ से इनकी चर्चा अपन राजस्थान के संदर्भ में करते हैं कि राजस्थान में इसकी वास्तविक स्थिति देखिए क्या है, इनकी क्या क्या यहाँ से विशेषता रहेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी चीज मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाई है, ये सारी की सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब भी आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। जैसे आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्लियर तभी होगा कि जब आप शुरू से लेकर के अंत तक यदि इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो माइंड में वो चीज़ें अपने आप बनी रहती हैं और एक कड़ी वाइज कड़ी ये टॉपिक आपका क्लियर होता रहता कि हाँ इतनी चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई, तो उसके बाद भी कौन सी चीज़ अपन को क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये तो स्थिति यहाँ तक हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो परिभाषा आती है। देखिए एक का तो नाम है आपके सामने अबूर बिल्ले। अबूर बिल्ले की बात करें तो इन्होंने देखिए सन 1949 ईस्वी में एक परिभाषा दी थी। एक परिभाषा ये दी थी कि जो आपके सामने भूमि का ह्रास है, यानी जब भूमि की बात करें तो भूमि का जो ह्रास है, इस भूमि के ह्रास को ही देखिए क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है मरुस्थलीकरण कहा जाता है दोस्तों। यानी भूमि का ह्रास, यानी जब भूमि के ह्रास की बात आती है तो भूमि के ह्रास को ही क्या कहा जाता है? भूमि का ह्रास ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अबूर बिल्ले के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1949 में। और दूसरी परिभाषा दोस्तों देखिए किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखेंगे ड्रैगन। इस ड्रैगन की बात करें तो ड्रैगन के द्वारा सन 1991 ईस्वी में दूसरी परिभाषा दी थी कि भूमि का जो उपजाऊपन है, यानी भूमि की बात करें तो भूमि का जो उपजाऊपन है, उपजाऊपन अगर समाप्त हो रहा है तो उसी को क्या कहा जाएगा? मरुस्थलीकरण कहा जाएगा। देखिए दोस्तों अगर 1991 के अनुसार देखा जाए तो 1991 में ड्रैगन है, इस ड्रैगन के द्वारा मरुस्थल की परिभाषा दी गई थी और परिभाषा ये दी गई थी कि भूमि का जो उपजाऊपन है वो यदि समाप्त हो रहा है तो उसी को क्या कहा जाता? मरुस्थलीकरण कहा जाता। तो आप बता सकते हैं कि भूमि का उपजाऊपन, यानी उपजाऊपन का मतलब देखिए एक होता उपजाऊ और एक होता अनुपजाऊ। उपजाऊ वो भाग होता है जिसमें देखिए फसल है वो आसानी से तैयार होती है और अनुपजाऊ वो भाग होता है जिसमें फसल आसानी से तैयार नहीं होती। तो यहाँ पर भूमि का उपजाऊपन है वो यदि समाप्त हो रहा है तो वो भी क्या है? मरुस्थलीकरण है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? ड्रैगन के द्वारा दी गई थी, 1991 में दी गई। और भूमि का ह्रास ही क्या है? मरुस्थलीकरण है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखेंगे अबूर बिल्ले के द्वारा दी गई थी और ये 1949 में दी गई थी। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए इसी को राजस्थान संदर्भ में लेते हैं।
इसी को राजस्थान संग्रह में पढ़ते हैं। तो देखिए यहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहां से आपके सामने राजस्थान की बात करें, देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने ये राजस्थान का भाग है और इसी राजस्थान पर अपन देखिए चर्चा करेंगे इसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की, इसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की चर्चा करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग आपके सामने किसका है, तो याद रखेंगे ये मरुस्थल का भाग है, ये मरुस्थल का भाग, क्योंकि ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये राजस्थान की आपके सामने पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर आपके सामने ये उत्तर पश्चिमी ये मरुस्थलीय प्रदेश है और इसी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें या थार के मरुस्थल की बात करें तो ये थार का मरुस्थल आपके सामने ग्रेट पैलियो। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, चाहे वो रीट की एग्जाम हो, चाहे वो एसआई की एग्जाम हो, यानी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी यहां से आपसे कहेगा कि ये ग्रेट पैलियो, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का, आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग है। देखिए दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल आपके सामने ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग है। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का यदि पूर्वी भाग देखा जाए तो वो पूर्वी भाग आपके सामने कौन से मरुस्थल का आता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है सहारा मरुस्थल। देखिए दोस्तों आपने सहारा मरुस्थल को पढ़ा होगा कि सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में, और इसी अफ्रीका मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल का ये एक भाग माना जाता है। तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि ये जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है वो कौन से मरुस्थल को कहा जाता है, तो कौन से मरुस्थल को कहा जाएगा, थार के मरुस्थल को कहा जाएगा। देखिए ये तुलना की गई है, ये तुलना की गई है आपके सामने सहारा मरुस्थल की इस थार के मरुस्थल से, क्योंकि आपको मैं आपके सामने देखिए जब अरावली पर्वतमाला को पढ़ते हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी से भी संबंधित आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम, देखिए विश्व की सबसे प्राचीनतम ये वलित पर्वत श्रेणी है, ये वलित पर्वत श्रेणी विश्व में किस पर्वत श्रेणी के समान है, तो वहां पर आप लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अपलेशियन। अगर इसे अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात करें दोस्तों तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये आपके सामने है कहां पर, तो आपको बताना है ये यूएसए में, यानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपके सामने ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। और इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी यानी यूएसए के समान है। ऐसे दोस्तों आपका जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल का एक भाग है जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग माना जाता है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, देखिए थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है, थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, ये किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे जोधपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि थार का लाल किसको कहा जाता है, तो थार का लाल है ये स्वरूप खां को कहा जाता है, स्वरूप खां को कहा जाता है। यानी थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार
जोधपुर को कहा जाता है, और थार का लाल है ये किसको कहा जाता है, सौरूप खां को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां से अपन राजस्थान के संदर्भ में इनकी चर्चा करते हैं। देखिए अगर इस संपूर्ण राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो मैंने आपको 4 भाग इनके बताए। मरुस्थल का भाग है, अरावली का भाग है, मैदानी भाग है और पठारी भाग है। केवल राजस्थान संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी जैसे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर इस मरुस्थल का विस्तार है, तो याद रखेंगे आपके सामने 61.11% भाग पर ये मरुस्थल फैला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा है वो अकेला आपका कौन से मरुस्थल में है, तो ये आपके सामने उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क बालू का जो मैदान है वहां पर इनका हिस्सा है। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो थार का मरुस्थल है या फिर ये उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये राजस्थान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर आपके सामने 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। उसके बाद में ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान में आपके सामने कितने जिलों में फैला हुआ है, तो याद रखेंगे ये 12 जिलों में फैला। 12 जिले को आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए गंगानगर है, हनुमानगढ़ का भाग है, यहाँ से आपका देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का भाग ले लीजिए, यहाँ से आप बीकानेर है, नागौर का भाग ले लीजिए, जोधपुर का भाग ले लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर है, जैसलमेर, ऐसे ये सारे के सारे जिले हैं वो इसी मरुस्थल में फैले हुए हैं। तो यहाँ से आपके सामने ये कुल क्षेत्रफल की बात होगी 61.11% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में देखिए इस मरुस्थल की अगर मुख्य नदी की बात करें, तो मुख्य नदी है वो यहाँ की कौन सी मानी गई है, तो याद रखेंगे लूणी नदी। यानी लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी है वो यहाँ की मुख्य नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र है ये गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, यानी गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे कि मुख्य नदी जब लूणी नदी है तो यहाँ की मुख्य नहर की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नहर है वो मुख्य नहर आपके सामने देखिए कौन सी है, तो आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर। इसे इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर है वो इस मरुस्थल की मुख्य नहर मानी गई है। तो इंदिरा गांधी नहर है ये इस मरुस्थल की मुख्य नहर मानी गई है और लूणी नदी है वो इस मरुस्थल की मुख्य नदी मानी गई है। तो इनकी चर्चा आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी लूणी नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो अपवा क्षेत्र आपका गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा इस मरुस्थल से संबंधित जितने भी चीजें होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ के साथ लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आपकी समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों।